नियम को पढ़ लिए थे और आज पढ़ना था हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर वैद्युत बल और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाला टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसको समझो अच्छे से, है ना। जैसे ही देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो अलग अलग चीजें हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, जैसे ही हम कोई आवेश रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड बनता है ना। जैसे ही कोई आवेश रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक क्या बनता है, एक क्षेत्र बन जाता है। ऐसा क्षेत्र बनता है जिस क्षेत्र में आप किसी और आवेश को लाके रखोगे तो उस पर एक बल लगता है, वैद्युत बल लगता है ना। जो बल क्या करता है, किसी ऑब्जर्वेटिव चार्ज या परीक्षण आवेश को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। तो जितनी दूरी भर में फील्ड बनता है वही उसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बताया था, बताओ। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है ना। तो मान लो अगर यहाँ पर हमारा कोई आवेश, यहाँ पर कोई चार्ज रखा था तो इसके कारण इतनी दूरी तक फील्ड हमारा बना था, इतनी दूरी तक हमारा क्या बना था, फील्ड बना था। और यहाँ पर लाकर हम कोई आवेश रखें तो अगर यहाँ पर यह आवेश या तो आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है, तब तो ये वैद्युत क्षेत्र में है। अगर यहाँ पे रख दिया और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये ना तो अंदर जा रहा है ना तो बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब फील्ड कहाँ तक है, यहाँ तक। यानी जहां तक किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेश या तो आकर्षित हो या तो प्रतिकर्षित हो, वही उसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। किसी आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये मतलब है कि कहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कम या ज्यादा से मतलब, क्योंकि जैसे ही हम आवेश रखेंगे तो उस आवेश के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो क्या हर जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम होगा, नहीं। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया था मैग्नेट का, आप यहाँ पर एक चुंबक रखते हो तो क्या चुंबक, यहाँ पर आपने एक चुंबक रख दिया और चुंबक के पास यहाँ पर आपने एक लोहा रख दिया, है ना, एक कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया या लोहा रख दिया। तो चुंबक के यहाँ पर चुंबक रखा, यहाँ पर क्या रख दिया, लोहा रख दिया। तो क्या ये लोहा, यहाँ पर एक लोहा रख दिया उतने बड़ा और यहाँ पर एक लोहा रख दिया उतने बड़ा, अब बताओ ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा, ये वाला ज्यादा तेजी से खींचेगा कि ये वाला खींचेगा, जो पास होगा वो खींचेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो फील्ड है वो स्ट्रांग है और यहाँ का जो फील्ड है वो क्या है, वीक है तो यहाँ भी फील्ड लेकिन कम है, यहाँ खींचेगा लेकिन स्लोली खींचेगा, यहाँ पर क्या होगा, बहुत फास्ट खींचेगा। और अगर यहाँ पे रख दिया तो और फास्ट खींचेगा। तो ये इसकी तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि चुंबक के खींचने की जो पावर है वो कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है, समझ गए ना। तो सेम कंडीशन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। जैसे यहाँ पर आपने आवेश रखा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड तो बनेगा चारों तरफ, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कहीं पर स्ट्रांग होगा कहीं पर वीक होगा। यहाँ पर आवेश रखोगे तो उतना तेजी से नहीं खींचेगा, धीरे धीरे आएगा या धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र के बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखोगे तो बहुत तेजी से खींचेगा या तो बहुत तेजी से बाहर जाएगा, है ना। तो ये इसकी तीव्रता है, ज्यादा या कम। तो लेकिन डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे कि जैसे ही कोई हम कोई आवेश रखते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मान लो यहाँ पर इसकी इतनी दूरी भर में क्या हुआ है, वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर हमें क्या करना है, इस बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर P पॉइंट पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे ही इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी, यहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश लाकर रख देंगे
और जैसे ही यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, इसी वैद्युत बल के कारण तो ये वैद्युत क्षेत्र के आवेश की तरफ आता है, या तो आवेश से दूर जाता है। इसी वैद्युत बल के कारण ही या तो ये आवेश की तरफ आता है या तो आवेश से दूर जाता है। तो जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे, इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा, और अगर इस वैद्युत बल को, ये जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इस वैद्युत बल को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, अगर हम इस जो वैद्युत बल है, इस वैद्युत बल को डिवाइड कर दें किससे, जो परीक्षण आवेश रखे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो कैसे लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को या अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी वैद्युत क्षेत्र में रखे या वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अरे यार, यहाँ से फार्मूले से नहीं, ये जो हमारा निकल के आया है इससे आप डिफिनेशन नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है, और ये क्या है, परीक्षण आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम वो निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम मात्रक निकालें, का मात्रक, तो क्या बनेगा भाई, वैद्युत बल का मात्रक, वैद्युत बल का मात्रक बटा आवेश, परीक्षण आवेश का मात्रक, परीक्षण आवेश का मात्रक, है ना, समझ जाने के लिए। तो वैद्युत बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और परीक्षण आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम। और ये हमारा जो होता है एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं। देखो दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर वैद्युत बल। तो जस्ट जैसे अभी मैं बताया आपको कि कोई भी आवेश लें और उस आवेश को जैसे हम रखेंगे उसके चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर फिर वही पुराना काम किया है। यहाँ पर मान लो एक पी है हमारा, क्या है, पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 लिखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। ये हमारा कोई आवेश है, इस जैसे इस आवेश को रखें तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, एक फील्ड बन गया। अब ये फील्ड अगर बन गया तो इस फील्ड पर, इस फील्ड के किसी बिंदु पर, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक हमने कोई बिंदु लिया P, और इस बिंदु पर क्या किया, हमने कोई एक चार्ज रख दिया। तो जैसे इस बिंदु पर चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा ना। तो उसी बल की वैल्यू हमें निकालना है। तो उस बल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q। अगर Q0 रखा है तो Q, अगर Q रखा है तो Q, है ना। अगर Q चार्ज रखा है तो Q लिख देना, अगर Q0 रखा है तो Q0 रख देना। तो यहाँ से F की वैल्यू जब निकालोगे यानी वैद्युत बल तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वेक्टर E। तो यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित चार्ज ही तो है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा, न्यूटन। तो समझ में आएगा ना, किसी आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, या वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल इतना होता है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित कण के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत बल, ठीक है ना। अब तीसरा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम कोई बिंदु आवेश लेंगे और उस बिंदु आवेश के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, ये चीज हम निकालेंगे। तो मान लिया एक हमारे पास कोई आवेश है Q, माना एक कोई आवेश है Q और इस Q आवेश को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है कि परावैद्युत माध्यम का मतलब होता है अचालक पदार्थ से। परावैद्युत का मतलब होता है अचालक, जैसे कांच, मोम, है ना, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है अचालक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना हो। समझ गए ना। तो मान लिया कोई हमारा क्या है, माना कोई बिंदु आवेश Q है ना। अगर लिखना चाहिए तो इसे लिखेंगे माना, अब आप लिख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं। माना कोई बिंदु आवेश Q है, माना क्या, माना कोई बिंदु आवेश Q है, कोई बिंदु आवेश Q है ना, जिसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। किसमें रखा गया है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। देखो जो अचालक पदार्थ होते हैं उसका अपना एक परावैद्युतांक होता है। जैसे निर्वात और वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। परावैद्युतांक सब कुछ आपको तो बताए थे, सब पढ़ा दिए थे ना, तो पूरा बताया वो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो माना कोई बिंदु आवेश है जिसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, एक ऐसे अचालक पदार्थ में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के, यानी Q आवेश लिया उसको किसी अचालक पदार्थ में रख दिया जिसका परावैद्युतांक के है। अब इस Q आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होगा या कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यही हमको कैलकुलेट करना है। समझ में बात। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक आवेश रख दिया Q, है ना, यहाँ पर एक आवेश रख दिया, क्या किसमें रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम, है ना। अब जैसे हमें इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश रख लेना होगा। ये तो बताया है अभी, उसमें आपको जो पढ़ाए थे बताया था एक परीक्षण आवेश। जब तक आप परीक्षण आवेश रखोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कितना वैद्युत बल है, कितना वैद्युत क्षेत्र है ना, कैसे पता करोगे। तो जैसे ही आप ये आवेश रखोगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, एक परीक्षण आवेश में रखना होगा। तो यहां से मान लिया r मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश रख दिया हमने Q0। ठीक है ना। माना Q कोई आवेश है जिसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है ना, और इस आवेश Q से r मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 हमने क्या किया, रख दिया। अब जैसे ही आप ये आवेश रखोगे Q0, परीक्षण आवेश रखोगे, तो इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा जिसे हम लोग कूलॉम के नियम से देंगे, है ना। जैसे ही आप ये आवेश रखोगे तो इस आवेश के कारण क्या होगा, इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा, वैद्युत बल लगेगा। तो उस वैद्युत बल की वैल्यू हम लोग किससे देंगे, कूलॉम के नियम से देंगे, है ना। तो इस Q0 पर जो वैद्युत बल लगेगा वो कितना होगा, हम कूलॉम के नियम से, है ना। हाँ देखो, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया, ऐसे लिखोगे आप, है ना। तथा इससे r मीटर की दूरी पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है ना। अब इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आप लिख लीजिएगा, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलॉम के नियमानुसार, किसके नियम से, कूलॉम के नियमानुसार कितना होगा आप बताओगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, यही तो आएगा ना। लेकिन हमें बल नहीं निकालना, हमें इस परीक्षण आवेश पर, इस बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो कैसे निकालेंगे,
देखो भाई हमें एफ मिल गया ना, अभी तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हो। वेक्टर ई बराबर वन, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, यही तो बताया। उस बिंदु पर रखिए आवेश पर लगने वाला बल, यानी इस पर एक बल तो लग रहा है, तो इस बिंदु पर रखिए आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालोगे, एफ की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो अगर परावैद्युत माध्यम में रखा है तो यहाँ पर के से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बताया था ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या हो जाएगा के और क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन क्या होगा बोलो भाई, अपॉन का हो जाएगा क्यू नॉट, एफ की वैल्यू रखो क्यू नॉट, अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, इसका बटा एक मान लो ऊपर चला जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चूंकि ये हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अब देखो पहले पता करो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है। तो यहाँ पर अगर आपने धन चार्ज रखा है और यहाँ भी अगर आपने धन चार्ज रखा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण ही तो लगेगा। ये पॉइंट P है मान लो और ये पॉइंट क्या है O है, O पर कोई आवेश Q रखा था और P पॉइंट पे में क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्स हमारा कैसा होगा, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो फोर्स हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी फोर्स हमारा बाहर की तरफ होगा। तो अगर फोर्स बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, समझ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की तरफ ही बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ओपी से बाहर की ओर, है ना, इधर की तरफ होगा, जिधर फोर्स होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट अभी आपको मैंने बता दिया था, क्या हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम, यूनिट निकाल सकते हो ना। तो ये टॉपिक था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना कैलकुलेट करेंगे। अगर कई सारे बिंदु आवेश दिए हो तो मान लो Q1 Q2 बहुत सारे बिंदु आवेश दिए हो, Q1 Q2 अभी एक आवेश दिया था ना, तो एक आवेश के कारण निकाला था ना। और मान लो कई सारे बिंदु आवेश दिए हो, Q1 हो Q2 हो Q3 हो, ऐसे कहां तक हो Qn तक हो, तब कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब इसके कारण निकालेंगे तो वेक्टर E1 निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे तो वेक्टर E2 निकालेंगे, इसके कारण वेक्टर E3 निकालेंगे, है ना। और इसके कारण ऐसे वेक्टर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कई सारे बिंदु आवेश रखे हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 अप टू डॉट डॉट जहां तक दिया वहां तक क्या करोगे आप जोड़ लोगे, है ना। समझ में आ गया नहीं है। तो कई सारे अगर कई सारे बिंदु आवेश होंगे तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जितने भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एक्चुअली में ऐड इसलिए करते हैं इसको क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, नहीं तो इसका कंपोनेंट निकालते और उसको ऐड करते, रिजॉल्व करते इसको, ठीक है ना।